दोस्तों, टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आप लोग को क्लास 10th का विज्ञान के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। यह जो आप लोग का है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा टोटल। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है यह है केमिस्ट्री से संबंधित। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 दो वीडियो इसका ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो पहले जाइए उसे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखिए ताकि आपको अच्छे से आज का वीडियो समझ में आएगा। चलिए, यह हम लोग का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे और आगे क्या पढ़ना है। ये सब जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में ये सब चीज़ पढ़ाई हो चुका लेक्चर 1 के अंतर्गत। ये सब रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इन सब के बारे में बता चुके हैं। इसके बाद जितना भी रासायनिक समीकरण लिखने का है, इसमें अभिकारक है, प्रतिफल है, ये सब जितना भी है इसमें ऑलरेडी बताया गया है। ये कंकाल रासायनिक समीकरण को भी समझाए हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या पढ़ना है। हाँ, तो अब आगे हम लोग पढ़ना है यहाँ से कि रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया जिसको एकल विस्थापन भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इन पांचों के बारे में हम लोग को आज देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो हम लोग क्या है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया आखिर किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के एकल उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर इधर या उत्पाद में क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन। यह कौन सा अभिक्रिया हम लोग का संयोजन अभिक्रिया। देख पा रहे हैं यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के हम लोग को रिएक्शन है, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे नीचे सूत्र बता भी रहा है ना, देखिए यहाँ पे A + B = AB दिख रहा। और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे CaO। तो बताइए तो कौन इसमें बताएंगे कि CaO का नाम क्या होता है? जो CaO इसका पूरा नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि CaO का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका नाम होता है हम लोग का क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का नाम क्या होता है हम लोग का? कैल्शियम ऑक्साइड है। यदि कोई छात्र वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कॉपी कलम जरूर पास में रखिए और इसे नोट कीजिए। ये सब बहुत ही मायने है आप लोग का 10th एग्जाम में, क्योंकि ये जो जितना भी सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, ये पूछता है, इसका नाम भी एग्जाम में पूछता है। तो इसे आप लोग को ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है और ये H2O का मतलब जल है। H2O इसमें ऐसे लिखा गया, लेकिन वो कैसे आप लोग लिखिएगा, H2O ऐसे लिखिएगा। ठीक है, वो 2 मतलब बड़ा में ही लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, H2O ही पढ़ते हैं इसको भी। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है। जो क्या बना है, CaOH का होल्ड। देख पा रहे हैं रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना है, CaOH का होल्ड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी नाम आप लोग बहुत ही ध्यान पे रखना होगा, क्योंकि बिना नाम के केमिस्ट्री का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए रासायनिक सूत्र और उसका नाम संकेत सबको आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकर्मक है, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्शियम जो ऑक्साइड है और जल, ये दोनों क्या है, दो ऐसे अभिकर्मक है जो मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद किसको बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। इसमें एक ऐसी फोटो लगा हुआ है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का ये सब फोटो है, इसमें देखने के लिए आप लोगों को लगाया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इससे। देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बता भी रहा। क्या बता रहे इसके बारे में कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, ये जो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दिख रहा है, तो इसके बारे में, तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अगर मान लीजिए बना लिए हम लोग CaO + H2O, ये जो आपस में अभिक्रिया किया था क्या बना, CaOH का होल्ड तो बंद हो गया। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। घरों पर आप लोग देखें ना दीवार को पेंट करते हुए, तो दीवार पर जो पहले के ज़माने में पेंट होता था ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता था। चूना जो बाजार से हम लोग चूना को खरीद के लाते थे, पानी में घोलते थे, देखते थे आप लोग पानी, जब चूना को हम लोग पानी में डालते थे तो यह पानी क्या होता, खोलने लगता था। ठीक है, और भाप भी निकलने लगता था इसमें से। तो इसी जो लिक्विड जो तैयार होता है चूना डालने के बाद, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। यह कैसा अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। कैसे कि इसमें ठोस का निर्माण होता है नीचे। अब इसमें क्या होता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों की पुताई की जाती है
यह वायु में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बनाता है। ध्यान दीजिए, जब यह हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग दीवार की पुताई करते हैं तो हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो क्या बना देता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना देता है। ठीक है, और बच गया क्या, H2O, यानी जल अलग हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र क्या आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखना है इसको। तो CaCO3 को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो वहीं जब हम पुताई कर देते हैं तो जो हवा से अभिक्रिया करके, यानी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वो किसका परत एक बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का परत बनाता है। और इसके साथ जल का भी निर्माण होता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जल बना है ना, जल का भी निर्माण होता है जो वाष्पीकृत होता है, वाष्प बन के चला जाता है हवा में। इस प्रकार का समीकरण जो हम लोग का ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है, आप लोग को यह एग्जाम में पूछता है कि दीवारों का सफेदी करने के बाद जो उसके ऊपर एक पतला परत जमता है वो किस चीज़ का परत होता है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये रिएक्शन आप नोट करना चाहे तो नोट भी यहाँ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे क्या है। अब इसमें आगे हम लोग का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे अभी मैंने रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ था, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ इसमें है कि CaOH का होल 2 प्लस CO2, दिख रहा ना यहाँ पे, आप लोग देखिए इसको, यहाँ पे मैं इसको घेर के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा कि CaOH का होल 2 और CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2। ठीक है, ये जो हम लोग का है रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, और उसका CO2 दिख ही रहा है आप लोग को। उसके बाद CaCO3 बना है और H2 बना है। अच्छा, आप लोग मन में एक आ रहा होगा बार बार, क्या है ब्रैकेट में बगल में यह AQ लिखा हुआ है, इसमें यह क्या है, G कहीं लिखा है, कहीं S लिखा है, कहीं L लिखा है, इसका मतलब ये सब क्या हुआ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब जलीय। यह क्या है, यह भी लिक्विड ही है लेकिन इसमें कुछ पदार्थ मिला हुआ है, इसको हम लोग एक्वस कहते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ को मिलाते हैं जैसे घोल नहीं बनता है, उसको हम लोग इसमें एक्वस कहते हैं, जलीय घोल है। G फॉर स्पेशली, G फॉर गैस, यानी गैस होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यह गैस है। S फॉर सॉलिड, यानी ये सॉलिड मतलब ठोस होगा, जैसे CaCO3 क्या है, इसमें सॉलिड है। और L का मतलब लिक्विड, लिक्विड समझिए ना, लिक्विड मतलब जो हम लोग का लिक्विड होगा यानी द्रव अवस्था में होगा, उसको हम लोग लिक्विड L से डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यह ब्रैकेट में लिखा है। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि ब्रैकेट में यह क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें आगे क्या कर रहा है, अन्य संयोजन अभिक्रिया भी जैसे इसमें बता रहा है कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या बनेगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। इसी तरह मान लेते हैं कि अगर H2 और O2 अगर लेते हैं तो H2 और O2 मिलकर आपस में किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। ये भी बात आप लोगों को पता है। उसी तरह मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे S यानी सल्फर और ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह और भी नीचे दिया हम लोग का, जैसे यहाँ पे, तो ये दोनों तो सेम है, फेरस ऑक्साइड बनाता है। तो फेरस ऑक्साइड तो यहाँ पे रिएक्शन गलत लिखा हुआ, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, ये रिएक्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यह फेरस ऑक्साइड तो कह रहा है लेकिन यहाँ फेरस नहीं बनाए, तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे आगे हम लोग का क्या है, तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का इसमें क्या आता है, हम लोग का सबसे जो पहला यह हम लोग का है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। चलिए इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ऊष्माक्षेपी नाम से ही क्लियर है कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब जिस अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा जरूर इसमें बाहर आएगा। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या करेगा, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ना, अभिक्रिया के दौरान क्या निकलती है, इसमें से ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले CH4 और +2O2। तो इसमें क्या बना है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH4 + 2O2, ये आगे मिला है तो क्या बना है, CO2 + H2H2O। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे मीथेन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, साथ में ऊष्मा का निर्माण करता है। ठीक है, और श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं ना, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है, जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है। जो कोशिकाएं श्वसन के दौरान क्या करती है, ऊष्मा मुक्त करती है। आगे देखते हैं इसमें साग सब्जियों,
तथा सड़े गले घास फूस और पेड़ के पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना भी क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही कहते थे। क्या ना, जब गड्ढा में इसको मान लीजिए कुछ कचरा का हम लोग डाल देते हैं इसमें, तो क्या बनता है कुछ दिन के बाद अंदर गर्मी के कारण यह कंपोस्ट खाद बनना शुरू होता है। तो अंदर इसके अंदर भी क्या होता है, गर्मी ही होता है, यानी उष्मा ही निकलता है, जिसके कारण हम लोग इस प्रकार की अभिक्रिया को भी, जो कंपोस्ट खाद बनता है, इस अभिक्रिया को भी हम लोग क्या कहते हैं, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए, यदि कोई दिक्कत है, किसी व्यक्ति को कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं यथासंभव उसे उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आगे क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है उष्माक्षेपी में मतलब उष्मा निकलता है ना, तो उसी को आग के ज्वाला की तरह ऐसे दिखाई दे रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया कैसे होती है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या कहा, नाम ही में क्लियर है कि उष्माशोषी यानी उष्मा को सोखेगा। ठीक है, तो वैसी अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, यानी उष्मा उसमें व्यय होता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये इसमें जो है उष्मा क्या होता है, खर्च होता है। जब हम लोग उष्मा को देंगे तब अभिक्रिया संपन्न होगा, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे उष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया भी है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि BaOH का होल 2 यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और प्लस 2NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड है। और ये किसका निर्माण कर रहा है हम लोग का, तो बेरियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि इसमें वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक वियोजित यानी विघटित होकर, वियोजित कहें या विघटित कहें एक ही अर्थ होगा। ठीक है, विघटित या वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो विघटन अभिक्रिया ये 3 तरह से होती है। क्या क्या हम लोग का मतलब टूट सकता है, जो विघटित होगा तो क्या क्या वहाँ पे उत्पन्न होगा, तो सबसे पहले कह रहा है कि उसमें वियोजन, यानी अगर पदार्थ टूटता है, बिखरता है, तो उसमें से उष्मा भी निकलता है। जैसे FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, तो यहाँ पे जब उष्मा जैसे गर्म हुआ तो यह अलग अलग भागों में टूटने लगा। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग देख पा रहे हैं, यह सेकेंड वाला हम लोग का ये जो दिख रहा है यहाँ पर, तो सेकेंड वाला में भी क्या बता रहा है यहाँ पर कि CaCO3। अभी बताइए, तो कोई भी बताइए इसमें कि CaCO3 का पूरा नाम क्या है, ये जो रासायनिक सूत्र है इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम। तो जो भी छात्र ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। CaCO3 जब विघटित होगा यानी गर्म होने से टूटेगा, तो किसका निर्माण होगा, CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें क्या कह रहा है कि विद्युत वियोजन। ठीक है, तो इसमें उष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है, जैसे 2H2। अगर हम लोग जल में यदि हम लोग क्या करें, इसमें विद्युत सप्लाई दे दें, इसमें अगर विद्युत सप्लाई दे दें तो क्या होगा, यह जल के अणु टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस बात को आप लोग भी जानते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो जल है, जल 2 भागों में टूट जाते हैं। जल के अणु किस किस में टूटेंगे, क्योंकि हम लोग का जल है, जल कौन कौन से तत्वों को मिलकर बनाया गया है, तो बताइए इसमें, तो इसमें है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे इसमें C नंबर क्या है कि प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश से भी क्या होता है, अभिक्रियाएं होती है। जब वियोजन की क्रिया उष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। यानी कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जैसे 2AgCl यानी जो सिल्वर क्लोराइड है हम लोग का, AgCl का पूरा नाम क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ लिख भी देते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, आप नाम पर बहुत गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड, जैसे सूर्य का प्रकाश मिलता है, हीट, यह सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2AgBr का भी बता रहा है, BrAg अलग और Br अलग हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया में क्या बता रहा है इसमें कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ
कम अभिक्रियाशील पदार्थ के उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई ऐसे भी आप लोग जानते हैं, कोई एक व्यक्ति यदि ताकतवर है, वो अपने से कमजोर क्या करता है कि यहाँ नहीं रहने देता, अपने उसके जगह पर बैठ जाता है। सेम वही हाल है यहीं पर भी कि अगर जो अधिक अभिक्रियाशील अगर कोई पदार्थ है, अधिक अभिक्रियाशील यदि कोई पदार्थ, वो अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को वहाँ से हटा देता है, ठीक है, और अपने उसके जगह ले लेता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉपर है इस खोल में डाले तो कुछ चेंजेज नहीं हो रहा, जैसे इस खोल में डाले इसमें बहुत सारे चेंजेज होने लगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेरस, यहाँ पे Fe है, लोहा है, कॉपर सल्फेट का घोल है, या जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, फेरस सल्फेट का घोल बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए और पढ़िए इसको कि क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग का इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए कि यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है, ठीक है। तो लोहा क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या करता है, यह लोहा कॉपर को हटा देता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे के कील विलयन में डालते हैं तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीला भूरा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग उस घोल में कॉपर जब यदि लोहा डालते हैं हम लोग तो उसका रंग ही बदल जाता है, ठीक है। उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक आप लोग को इक्वेशन भी दिया है, किस चीज़ का है यह, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर क्या बनाया, जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे और भी एक दो उदाहरण है, उसको देखते हैं हम लोग। जैसे पीयू का है, पीबी यानी लेड है और CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड है। इन दोनों के आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है, PbCl2 और प्लस Cu का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या हम लोग का कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान रहे, जो विस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़े उसको हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। चलिए आगे, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मकों और बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आयन का आदान प्रदान, जैसे इसके पास प्लस इसके पास माइनस, ये अभिक्रिया करना माइनस इसको दे देगा, प्लस बाद वाला दे देगा, ऐसे मैंने अपोजिट हो जाता है। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों का दान होता है, कुछ ग्रहण होता है, तो इससे हम लोग घबराना नहीं है। यदि यह अभिक्रिया द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे हम लोग क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, यह द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे ऐसे फोटो लगाया गया है और बहुत सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जैसे AB और CD है तो A D के साथ हो जाएगा और B C के साथ हो जाएगा। ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो NH2SO4 है और यहाँ BaCl2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि Na किसके साथ मिल गया, Cl के साथ, और ये जो हम लोग Ba है किसके साथ मिल गया, SO4 के साथ मिल गया। इस तरह से हम लोग यहाँ बाकी सब रिएक्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको। यदि इसमें से कोई डाउट आ रहा है, यदि पढ़ने में नहीं ढंग आ रहा है तो उससे आप लोग पूछिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया में क्या बता रहा है इसमें कि किसी पदार्थ में क्या कर रहा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या देखें आप लोग कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी नहीं तो हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक है। ऑक्सीजन या तो बढ़ेगा नहीं तो हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, या दोनों हो। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि, ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है आप लोगों को, पहले तो C था प्लस O2 मिल गया, क्या हो गया उत्पाद में CO2, तो ऑक्सीजन इसमें बढ़ गया ना। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात लिखा है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो जाता है, वही बात है। यहाँ भी आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्या है, Pb और SO4 है, Pb और SO4 नहीं है, 5O2 है, ठीक है। तो
4 + 5O2 मिलके 2P2O5 बना है। ठीक है, इसमें क्या देख पा रहे हैं आप लोग, ऑक्सीजन इसमें आके जुट गया ना, जुट गया यानी ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या भैया, कौन सा हम लोग का अभिक्रिया है बताइए तो। जब इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है तो यह क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ऑक्सीडेशन नीचे लिखा भी है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, और आगे देखते हैं, और भी आगे एग्जाम्पल अभी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कॉपर है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉपर है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया है। तो इसमें भी ऑक्सीजन आगे जुट गया। तो इस प्रकार से ये सभी अभिक्रियाएं क्या है, हम लोग का उपचयन का था। अब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से अपचयन अभिक्रिया का। ठीक है, यहाँ से क्या है, अपचयन, अपचयन, अपचयन का ये, या तो ये तो उपचयन लिख रहा ना, इसमें उपचयन का ही अभी उदाहरण है ये भी। तो ध्यान से इसमें देखिए आप लोग, उपचयन में ही अभी बता रहा, अपचयन तो यहाँ पर है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही थी ना, अब हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए, यह सब एग्जाम्पल है। और यदि हाइड्रोजन में कमी होगी तब के लिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ H2S में कितना हाइड्रोजन का परमाणु है, तो 2 परमाणु है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने परमाणु है, तो 1 परमाणु होता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ, तो यानी हाइड्रोजन की कमी हुआ। हाइड्रोजन कमी का मतलब भी क्या होता है, यह उपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन की कमी का मतलब भी क्या होता है, यह उपचयन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिख रहा कि यहाँ पे H2S, यहाँ भी देख पा रहे हैं H2S है, उधर चाहिए हाइड्रोजन की कमी है। यहाँ भी आप लोग देखिए ध्यान से कि CH4 है, और यहाँ पे क्या CO2 है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और आगे देखते हैं अब हम लोग अपचयन अभिक्रिया, बस लास्ट ही चल रहा है आप लोग का, यह देख पा रहे हैं आप लोग। इतना आज हम लोग बहुत लंबा वीडियो बन गया, इसमें बहुत सारे पॉइंट कवर हम लोग किए हैं। ये बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्लास है आज का। इसमें से बहुत सारे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होता है या दोनों हो तो उसे अपचयन करते हैं। सेम उसको उल्टा, अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन में क्या होगा, वृद्धि होगा, ऑक्सीजन में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह आप लोग ऐसे दिख रहा है कि यह सब अभिक्रिया के कारण ही इसका रंग इतना बदला हुआ है। आखिर ये ऐसा रंग कैसे चेंज हुआ, तो इसमें क्या कर रहा है, कॉपर का ही है, देख पा रहे हैं बॉडी भी कॉपर का, नीचे रिएक्शन भी कॉपर का दिखाई दे रहा है। जो हम लोग कॉपर ऑक्साइड है, यह हाइड्रोजन से जैसे अभिक्रिया करता है तो कॉपर अलग हो जाता है और जल का निर्माण अलग हो जाता है। ठीक है, उसी तरह जिंक ऑक्साइड ZnO को क्या पढ़ेंगे, ZnO को क्या पढ़ेंगे, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यदि किसी को लिखना होता लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को क्या पढ़ा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह अलग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कभी कभी यह अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ भी होती है। तो जब साथ साथ अगर दोनों अभिक्रिया एक साथ होगा ना तो उसका नाम कुछ और है, और वह नाम कौन सा हम लोग का, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। दिख रहा है, अगर दोनों अभिक्रिया से कारण अवकरण एक ही साथ हो, यानी ऑक्सीडेशन अगर एक ही साथ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या इसमें लिखा है, चेक करते हैं हम लोग। डेफिनेशन में कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा क्या होता है, अपचयित होता है। ठीक है, एक उपचयित होगा एक अपचयित होगा, तो इस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया या अपचयन की क्रिया एक साथ हो तो हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह बात समझ गया। अगर एक ही रिएक्शन में हम लोग क्या हो कि उपचयन भी हो अपचयन भी हो तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, ZnO, तो अब यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, अब केवल Z है, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुआ। और यहाँ पे हम लोग देख पाए C है, उसके बाद यहाँ पे आकर देखा तो CO2 के, यानी इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जिसमें कमी हो रही है तो यह क्या है, अपचयन के अंतर्गत आता है। जिसमें वृद्धि हो रही है तो यह किसका अंतर्गत आता है, उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे अंदाज है। यदि कोई डाउट फिर भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक और कारक के बारे में अभी और दे रहा है कुछ चीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग अब अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज बहुत लंबा वीडियो चला गया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया तक समझा दिए हैं। अब इसके बाद जो हम लोग का है, यह जो
ऑक्सीकारक अवकारक पदार्थ है। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपके पास वीडियो जो है मतलब जैसे अपलोड किया जाए आपके पास पहुँच जाए और आप इसका लाभ उठाएँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इस चैनल को यानी टाइटन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल बटन होगा उसको दबाइए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत एरोप्लेन की तरह तुरंत आपके पास पहुंचेगा। और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी छात्र क्या करें इसका फ़ायदा उठा सके। और ये जो हम लोग का टाइटन क्लासेस का मिशन है 450 प्लस, इसको सक्सेस बनाने में आप लोग का योगदान चाहिए और आप लोग मेहनत करते रहिए। यही गॉड से प्रार्थना है। और चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।